गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 138 तक डिस्कस किया था और आज 139 एंड ऑनवर्ड की प्रोविजन देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले नेक्स्ट स्लाइड में आपको सेक्शन 139 के प्रोविजन दिखेंगे। बहुत छोटा सा प्रोविजन है इसका कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट। तो जो ऊपर के सेक्शंस में यानी 144 वगैरह में 141, 42 में जो कंडीशंस आएंगे, सॉरी 131 से लेकर 134 वगैरह में जो कंडीशंस आएंगे उन कंडीशंस की जांच के संबंध में क्या अधिकार है। तो सेक्शन 139 कहता है कि द मजिस्ट्रेट में फॉर पर्पस ऑफ एन इंक्वायरी अंडर सेक्शन 137 एंड 1 और सेक्शन 138 direct a local investigation to be made by such person as he thinks fit or summon and examine an expert। यानी कि स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति। तो मजिस्ट्रेट को इसमें एम्पावर किया गया है कि वह किसी तरह की जांच करा सकता है। तो सेक्शन 137 मजिस्ट्रेट धारा 137 और 138 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए 137 और 38 क्या है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है और जहां वो कारण दर्शित करने के हाजिर किया जाता है वहां प्रक्रिया। तो ऐसी व्यक्ति द्वारा जिसे वो ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण के लिए जांच के निर्देश दे सकता है अथवा किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है कि वह उसकी परीक्षा करे। यहाँ पर देखें आप कि किसी ऐसे व्यक्ति का वर्ड का इस्तेमाल किया गया है जो यहाँ पर किसी अधिकारी का होना आवश्यक नहीं है। तो जब कोई बात स्थानीय लोक अधिकार के संबंध में है तो यहाँ पर अगर सोसाइटी में कोई मान लीजिए 80-90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसको भी वो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है जांच का, क्योंकि वो पूरे वर्षों में देखा है कि वहां पर जो लैंड थी उसकी पहले क्या पोजीशन थी और किस तरह से उस पोजीशन को चेंज किया गया। तो जिस व्यक्ति के द्वारा दावा किया जा रहा है वास्तव में वो उसका था या नहीं था, इस तरह की जांच उससे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं बता सकता है। और इसी संबंध में उसे विशेषज्ञ भी माना जा सकता है, क्योंकि एविडेंस एक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो सेक्शन 45 जो है वो एक्सपर्ट्स की डेफिनेशन बताता है और एक्सपर्ट्स के अंतर्गत कोई डिग्री का होना आवश्यक नहीं है। तो जो व्यक्ति किसी मामले में विशेष जानकारी रखता है वो एक्सपर्ट हो सकता है। तो इस मामले में एक्सपर्ट के तौर पर भी उसे यूज किया जाएगा और समन एंड एग्जामिन एंड एक्सपर्ट, और इस तरह के मामले में उसको अगर नहीं आता है तो उसे समन भी किया जा सकता है और उसे पूछताछ भी न्यायालय में आवश्यकता हो तो पूछताछ के लिए भी उसे बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 140 ये है कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, यानी अगर आवश्यकता हो तो लिखित में निर्देश देने की भी शक्ति मजिस्ट्रेट को है। सेक्शन 140 सब क्लॉज 1 ही कहता है कि जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण के लिए किए जाने के लिए निर्देश देता है वहां मजिस्ट्रेट ए उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। यानी उस डिस्प्यूट से जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन मजिस्ट्रेट के दिमाग में लगता है कि इसका क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, तो इन राइटिंग वो दे सकता है कि इन सब प्रश्नों का वो पता लगाकर उसका जवाब दे। और बी यह घोषित कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग किसके द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा हो सकता है कि उसमें खर्चे हो, जैसे मान लीजिए कि उस जमीन की मूल नकल निकलवानी हो वहां से, उसके बाद उसमें कोई पैमाइश करानी हो, या फिर उसमें जो कोई कंस्ट्रक्शन करा गया तो कंस्ट्रक्शन कितना पुराना है ये पता लगाने की जांच कराने के लिए खर्च करना हो, तो ये सब जो खर्चे किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे। तो सामान्यतः ये खर्चे सिविल मामले में प्रतिवादी के ऊपर होता है, डिफेंडेंट के ऊपर होता है अगर वो मामला हार जाए तो, और अगर जो भी जिसके अगेंस्ट में फैसला जाता है उसके ऊपर ये खर्चे
पढ़ते हैं। उसके बाद 140 सब क्लॉज 2 इसी तरह से है कि ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है। यानी जिस व्यक्ति को विशेषज्ञ के रूप में मजिस्ट्रेट ने अपॉइंट किया जांच के लिए, और जब वो जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट देगा तो वो रिपोर्ट साक्ष्य के तौर पर काम आएगा यदि मामला न्यायालय में चैलेंजेबल है, तो चैलेंज किया गया है तो। और 140 का ही लास्ट थर्ड सब क्लॉज है कि जहां मजिस्ट्रेट धारा 139 के अधीन किसी विशेषज्ञ को समन करता है और उसकी परीक्षा करता है, वहां मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकता है कि ऐसे समन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा किए जाएंगे। तो जब किसी व्यक्ति को विशेषज्ञ के तौर पर मजिस्ट्रेट बुलाता है और समन करता है और एग्जामिन करता है, तो उसके जो आने जाने का खर्चा वगैरह होगा वो कौन देगा, इसका निर्धारण भी मजिस्ट्रेट ही करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 141, आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम। जब इस तरह की जांच हो जाए, यानी 137 में जो मामला रेज किया गया था उस मामले की जांच हो जाए, या लोक अधिकार के अस्तित्व के संबंध में जो भी जांच पड़ताल करनी है वो जांच पड़ताल हो जाए, तो उसके बाद उसकी क्या प्रक्रिया होगी, और अगर उस आदेश को कोई आदेश दिया गया और उस आदेश की अवहेलना की गई तो क्या होगा। इन सब का जो प्रश्न है, जवाब है वो सेक्शन 141 सीआरपीसी बताता है। और सेक्शन 141 सीआरपीसी का सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जब धारा 136 या धारा 138 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है, यानी निर्धारण कर दिया जाता है कि वो लोक प्राधिकार किसका है, लोकाधिकार किसका है, तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है इसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर करे जितना सूचना में नियत किया जाएगा, और उसे इत्तिला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 द्वारा उल्लंघित शास्ति का भागी होगा। यानी मान लीजिए कि किसी लोक प्राधिकार के अंतर्गत वो रास्ते को बंद कर रहा है और लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाए और ये जांच का प्रश्न उठा कि भाई वो जमीन वास्तव में उसकी थी और लोगों ने उसको यूज कर रहे थे जबकि उसका कोई प्राधिकार नहीं था, तो नेचुरली ये एक शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति होगी और मजिस्ट्रेट जांच का आदेश देगा। जांच के आदेश के पश्चात ये जानकारी मिल गई कि नहीं, वास्तव में वो जमीन जो है उसकी नहीं है और वो गलत ढंग से उसको कर रहा है, बाउंड्री बना ली या रोकथाम कर ली, तो उसको हटाने का भी आदेश मजिस्ट्रेट देगा और उनके जो भी खर्चे हैं उसका उसको भुगतान करना होगा। और मजिस्ट्रेट के आदेश की पालना नहीं करता है तो वो 188 जो कि मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना के लिए शास्ति का प्रावधान करता है उसके अंतर्गत उसको दंडित भी किया जा सकता है। इसी तरह से 141 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा अथवा ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के अंदर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्तम और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। और यदि ऐसी अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है तो वह उस व्यक्ति से ऐसे कुर्की और विक्रय तब प्राधिकृत होगा जब वह मजिस्ट्रेट द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। यानी जिस क्रिएचर को हटाने के लिए निर्धारण हो जाता है कि ये क्रिएचर उसे हटाना है और मजिस्ट्रेट आदेश दे देता है, अगर उस आदेश के बावजूद निर्धारित समय में वो व्यक्ति नहीं हटाता है तो ये सेक्शन 141 सब क्लॉज 2 मजिस्ट्रेट को ये ऑथराइज करता है कि वो अपने द्वारा यानी अपने महातत्व के द्वारा या अपने विभाग के माध्यम से उसको हटवा दे, और उसको हटवाने में जो खर्चे आएंगे वो उस व्यक्ति से वसूल किया जा सकता है। अब वसूल कैसे किया जाएगा, तो उसकी प्रॉपर्टी, पहली बात तो उसको हटाने में जो चीजें हैं उसको वो नीलाम कर सकता है, बेच सकता है, और अगर उससे भी पूरा नहीं होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक उदाहरण दे दें जो कि आप सब लोगों ने देखा होगा कई बार।
कि समय समय पर सरकार की ओर से ड्राइव चलाए जाते हैं कि लोग मकान बनाते हैं तो सड़कों के किनारे एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, क्योंकि ये सड़क लोक अधिकार का मामला है और ऐसे कंडीशन में उसके ऊपर किसी तरह का भी एंक्रोचमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कई बार लोग जो है पक्के निर्माण करा लेते हैं, रैंप बना लेते हैं या दुकान को आगे बढ़ा लेते हैं, ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट उसकी जांच के आदेश देता है और जांच फिर जो है जो रेवेन्यू बोर्ड वाले हैं वो जांच करके बताते हैं कि भाई रोड की वास्तविक चौड़ाई इतनी थी और आज की तारीख में इतनी बनी है। मान लीजिए कि 40 फीट जो है वो मूल नक्शे में था और वास्तविक चौड़ाई उसकी 20 फीट ही बची, यानी 10-10 फीट लोगों ने कब्जे कर लिए, तो मजिस्ट्रेट उसको आदेश दे सकता है कि भाई इन कब्जों को आप हटाओ, जो भी निर्माण इस पर करा रखे हैं उसको हटाओ। और अगर उसने इस निर्माण को हटाने के लिए कोई निर्धारित तिथि दे रखी कि 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो उस तिथि के अंदर उस व्यक्ति को निर्माण हटा लेना होगा। और अगर 10 दिन के अंदर नहीं हटाता है तो फिर मजिस्ट्रेट अपने संसाधन के माध्यम से उस निर्माण को हटाएगा। उस निर्माण में प्रयोग किए गए जो भी सामग्री होगी वो सब जब्त कर ली जाएगी, उसको बेच दिया जाएगा। और अगर उससे पूर्ति नहीं पड़ती है तो उस कंडीशन में उस मजिस्ट्रेट के लोकल जुरिसडिक्शन में जो भी उसकी संपत्ति है उसको भी अटैच किया जा सकता है, उसको भी जब्त किया जा सकता है। तो इस तरह से सीआरपीसी 141 सब क्लॉज 2 में बहुत ही वाइड पावर मजिस्ट्रेट को दिया गया है। उसके बाद सब क्लॉज 3, इसमें बहुत छोटी सी लाइन लिखी गई है कि इस धारा के अधीन सद्भाव पूर्वक किसी बात के बारे में कोई वाद न होगा, यानी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी ये कहीं भी कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं होगा। इसका इंग्लिश वर्जन है नो सूट शैल लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ अंडर दिस सेक्शन। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जब भी प्रशासन के द्वारा अवैध कब्जे हटाने के लिए ड्राइव चलाया जाता है तो उस पर कोर्ट भी संज्ञान नहीं लेती और उसके खिलाफ कोई मामला सामान्य तौर पर जाता है, अगर अधिकार से संबंधित नहीं है तो वो सेटिसाइड कर दिया जाता है या खारिज कर दिया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट सेक्शन है 142। सेक्शन 142 ये कहता है कि जांच के लंबित रहने तक व्यादेश। इसका अर्थ क्या है? सेक्शन 142 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि यदि धारा 133 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन्न खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निर्धारित करने के लिए अपेक्षित है। यानी जब एक बार ये निर्धारित कर लिया गया कि कोई ऐसी चीज है जिसको कि मान लीजिए कोई पुराना मकान है, जर्जर मकान है, उसको गिराने की आवश्यकता है, तो जिस व्यक्ति को आदेश देगा कि उसको गिराना है और वो ऑब्जेक्शन करता है तो उस समय के लिए उसको कुछ समय के लिए स्टे कर देगा जब तक कि उसकी आपत्ति ना आ जाए और उसकी जांच ना हो जाए। इसी तरह से सब क्लॉज 2 142 का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि यदि ऐसे व्यादेश का मतलब स्टे, यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। यानी इसमें यहाँ पर भी मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के द्वारा अगर सही समय पर उसकी पालना नहीं की गई तो अपने साधनों से वो हटवा सकता है। और सब क्लॉज 3 में फिर वही बात लिखी गई है जो 141 सब क्लॉज 3 में लिखी गई थी कि नो सूट शैल लाई इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग डन इन गुड फेथ बाय अ मजिस्ट्रेट अंडर दिस सेक्शन। अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा सद्भाव पूर्वक कोई कार्रवाई की गई है तो उसमें वाद नहीं लाया जा सकता है। और इस पार्ट का बी पार्ट का सबसे लास्ट सेक्शन है 143। 143 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। यानी लोक न्यूसेंस मतलब किसी भी तरह की पब्लिक न्यूसेंस, लोगों के द्वारा अराजकता फैले, तो ये प्रोविजन ये कहता है कि कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया
कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, यानी पहली बात तो डीएम, कोई जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम, अथवा उपखंड मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कोई स्पेशल एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह भारतीय दंड संहिता में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की न तो पुनरावृत्ति करे और न ही उसे चालू रखे। तो लोक न्यूसेंस और को चालू रखना या उसकी पुनरावृत्ति करना किस तरह से हो सकता है, यही चीजें कि अगर कोई सामान्य लोक अधिकार की चीजें हैं, रास्ता है, नदी है, इन चीजों को रोक दिया गया या कोई मार्ग में बाधा उत्पन्न किया गया, तो एक बार तो जांच वांच करके उसको रिमूव कर दिया गया और वो दोबारा ऐसा न करे, इस संबंध में निश्चित तौर पर आदेश देने की शक्ति उसको है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी है उसका जो बी पार्ट है उसमें जो सेक्शंस बताए गए हैं उसमें यानी पब्लिक न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है, किस तरह से जांच की जा सकती है और फाइनल ऑर्डर क्या हो सकता है, मजिस्ट्रेट को क्या पावर्स दिए गए हैं और इस मामले को न्यायालय के जुरिसडिक्शन से बाहर रखा गया है। तो ये सेक्शन 133 से लेकर और 143 तक के प्रोविजन ये बेहद इंपॉर्टेंट है और पब्लिक लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो मुझे लगता है कि ये मैंने अच्छे से डिस्कस कर दिया है और इससे आप क्रमबद्ध रूप से तैयार कर लें। ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो प्रोविजन होंगे वो इसका सी पार्ट होगा जो कि स्लाइड में दिख जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में आपको, यानी कि ये अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रीहेंडेड डेंजर। तो अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस यानी जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है, उसमें क्या प्रक्रिया है। जो आपने इसके पहले देखा 133 से 143 तक के, उसमें ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें तुरंत कार्रवाई इतना आवश्यक नहीं था, उसमें 10-20 दिन 15 दिन का टाइम मिल सकता था। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें इमीडिएट एक्शन करने की आवश्यकता होती है, तो उसको अलग से सी पार्ट में दिया गया है। तो उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।